अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड आवर यूट्यूब व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेजर सब्जेक्ट पीपीएससी से रिलेटेड रियल एनालिसिस है, जिसमें से कम 10 से 15 या इससे ज़्यादा भी एमसीक्यूज जो हैं वो शामिल होते हैं। आपके पिछले तमाम पास्ट पेपर्स में देख लें, रिपीटेड कोई नहीं होता, लेकिन इसके जो एमसीक्यूज हैं वो पीपीएससी के जो पेपर में उसमें बहुत अहम है। और 15 से 20 के करीब जो है उसमें एमसीक्यूज इससे रिलेटेड होते हैं, इसके कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं। तो हमने चूंकि अपने पिछले लेक्चर में अपने नंबर सिस्टम के मुतालिक पढ़ लिया था, नंबर थ्योरी हमने शुरू की हुई है, तो हमें ये बखूबी पता होगा कि रियल नंबर्स कैसे वजूद में आए और उनका काम क्या था। तो वो चूंकि रियल फिनोमिना को स्टडी करते थे, तो इसीलिए आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस और इस सब्जेक्ट में यूज होने वाली जो बेसिक डेफिनेशंस हैं हमारी और उनके कुछ कंसेप्ट्स वो हम लेंगे, और इसी तरह मतवातर हमारे लेक्चर जो हैं वो इसी तरह चलेंगे। तो रियल एनालिसिस है क्या? ये ऐसी ब्रांच है मैथमेटिकल एनालिसिस की दैट एनालाइज द बिहेवियर ऑफ रियल नंबर्स। ये क्या काम करती है? ये रियल नंबर्स के बिहेवियर को स्टडी करती है कि उसमें क्या तब्दीलियां आती हैं, कैसे हम सेट्स रियल नंबर के सेट में एक नंबर से दूसरे नंबर के दरमियान मूव करते हैं, उनके दरमियान नंबर कौन कौन से होते हैं और वो कौन सी प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं, वो तमाम हम इसमें देखेंगे। उसके बाद रियल नंबर से जो सीक्वेंस और सीरीज जो बनती हैं, जो उनके सबसेट्स बनते हैं, सीक्वेंसेस बनती हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। और रियल फंक्शंस क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो हम रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे। तो बेसिकली रियल एनालिसिस को पढ़ने का मतलब ये है कि हमने तीन बातें पढ़नी है। एक, रियल फंक्शंस के मुतालिक, सीक्वेंस एंड सीरीज के तमाम कंसेप्ट इसमें हमने लेने, और जो रियल नंबर्स का बिहेवियर है वो हमने देखना है। तो हम इसमें सबसे पहले सीक्वेंसेस से शुरू करते हैं, चूंकि हमने नंबर थ्योरी भी स्टार्ट की हुई है और सीक्वेंस भी एक सेट होता है जिसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, तो इसलिए हम इसको सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन कि ये सीक्वेंस होती क्या है। ये सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या है आपके पास, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर या फिर वो नेचुरल नंबर इसको कह सकते हैं। ये नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इन तमाम एग्जांपल से बखूबी वाकिफ होंगे कि अच्छा, एक जो बात सीखने वाली है इसमें, हम सीक्वेंस देखें, सीक्वेंस नाम से ही जाहिर है कि इसमें हर चीज एक तरतीब से होगी, एक ऑर्डर से होगी। तो पहला एलिमेंट इसका ए नॉट या ए वन ही होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स क्योंकि डोमेन रखी है हमने इसकी, तो नेचुरल नंबर से इसका रिलेट करेंगे, फंक्शन बनाएंगे इसका। तो फिर पहला एलिमेंट जो है वो A1, A2, A3 एंड सो ऑन। ये जो नीचे A1 हम कहते हैं, छोटा सा 1 2 3 लिखते हैं, ये बेसिकली इंडेक्स होता है। इंडेक्स कहते हैं एड्रेस को, जो हमें पोजीशन बताता है कि इस एलिमेंट की जगह कहाँ पर है। A5 का मतलब होगा ये फिफ्थ एलिमेंट है इस सीक्वेंस का। ये बात में अभी है छोटी सी, लेकिन इसका काम है आगे हमारे पास बाकी डेफिनेशंस में, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ कि सीक्वेंस में जो और सेट में जो फर्क है ना, वो सिर्फ इतना सा है कि सीक्वेंस में जो एलिमेंट्स पड़े होते हैं वो तमाम के तमाम एक तरतीब से होते हैं और उनमें तरतीब को आप चेंज नहीं कर सकते। जबकि अगर आप इक्वल सेट्स की डेफिनेशन को याद करें कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं, तो दो सेट्स इक्वल होते हैं अगर उनमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स सेम हो, यानी कि दोनों सेट्स में एलिमेंट्स सेम हो। उनकी जगह सेम होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए में 1 2 3 हो सकते हैं और बी में 3 2 1 एलिमेंट्स हों, तब भी हम कहेंगे कि ए और बी जो है वो दोनों इक्वल है। लेकिन सीक्वेंस में ऐसा नहीं होता।
इसमें हर चीज जो है वो तरतीब से होती है। ये बात मैंने जो बोली अभी वो यहाँ पर लिखी भी है कि इन मैथमेटिक्स अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स और अदर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। के सीक्वेंस में हमारे पास मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं। ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स क्या चीजें हैं? ये फंक्शंस हैं और हमारी कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स हैं। सीक्वेंस की हर एक जो एलिमेंट है उसको हम टर्म कहते हैं। और इसका जो इसका फायदा क्या है सीक्वेंस का, ये हम क्यों स्टडी करते हैं? तो सीक्वेंसेस आर यूज्ड टू स्टडी पैटर्न्स, फंक्शंस एंड अदर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। सीक्वेंस का काम क्या है? ये हमें मदद देता है पैटर्न्स को, एक मखसूस पैटर्न्स को, जाहिर तरतीब है सीक्वेंस का मतलब ही, फंक्शंस को स्टडी करने में, और दूसरे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, वो नीचे आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सीक्वेंस का कंसेप्ट हमें जरूरत क्यों पड़ी? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सीक्वेंस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए, या फिर दो नंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप को देखने के लिए। कि देखिए, आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ी हुई है अपनी फर्स्ट ईयर में। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है कि उसमें हर अगला आने वाला नंबर पिछले नंबर में कुछ ऐड करके या कुछ खास एक नंबर सब्सट्रैक्ट करके जो है वो अगला नंबर बनाया जाता है। सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन से उसकी अगली टर्म्स आती हैं। तो ये हर दो नंबर्स के दरमियान एक रिलेशन होता है कि पिछले में ये ऐड करें तो ये नेक्स्ट आया हमारे पास। तो ये रियल वर्ड्स के फिनोमिना को भी स्टडी करने के लिए यूज होता है। जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, कि वो कितनी बढ़ रही है, कौन से साल हमारी आबादी किस साल में कितनी थी और अब अगले साल में कितनी है। तो ये एक सीक्वेंस चलती जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 2021 में जो है वो आबादी जो है वो 22 करोड़ हो और 2024 में जो है वो आबादी जो है 20 करोड़ हो जाए, मतलब कम नहीं होगी। हो भी सकती है, लेकिन चूंकि ये रियल फिनोमिना है और ये जस्ट इंक्रीजिंग है। वैसे पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पर 4 साल बाद मरदमशुमारी हुई और पहले भी 21 करोड़ थी आबादी और अब भी वही है। बहरहाल ये एक इंक्रीजिंग जो है वो सीक्वेंस है आपके पास, जिसमें हमेशा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी। आपके स्टॉक प्राइसेस आप रोज देखते हैं, अगर खबरें देखते हो तो वहां पर आपको ये सुनने को मिलता होगा, आज स्टॉक मार्केट में जो है वो इतनी बढ़ोतरी हुई, या आज स्टॉक मार्केट जो है वो इतने नुकसान में गई। तो ये यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस दोनों है, कि या तो इसमें नंबर बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव प्लस हो रहा है, या फिर नंबर जो है वो घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम इसके यूज हैं। हमें क्यों जरूरत पड़ी थी? वो इसलिए जरूरत पड़ी थी कि हम इसको देख सकें कि क्या तरतीब चल रही है। और ये मैथमेटिक्स में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, जैसे कि कैलकुलस में, नंबर थ्योरी में, एंड एनालिसिस। और जो हम एनालाइज करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, गहराई में जाते हैं, तो उसमें भी हम सीक्वेंस का जो है वो बड़ा किरदार है। आगे जी हम बात करते हैं जो कि इंतहाई अहम है, और वो है जी कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। कि एक सीक्वेंस इकट्ठी कैसे होती है। कन्वर्जेंस का क्या मतलब है? इकट्ठा होना किसी एक नंबर की तरफ। देखें, जब आप किसी भी चीज को इकट्ठा करते हैं तो वो किसी एक पॉइंट के गिर्द जमा होना शुरू हो जाती है। यानी कि अगर मैं तमाम क्लास को कहूं कि तमाम क्लास जो है वो मेरे गिर्द इकट्ठी हो जाए, तो उसको इकट्ठा करने के लिए मुझे अब कोई पॉइंट बताना था, जो कि मैंने खुद अपने आप को लिया कि मेरे पास आ जाएं सारे। तो इसीलिए जब हम किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो हमें एक नंबर चाहिए होता है। ठीक है जी, हमने वो नंबर ले लिया। अब चूंकि रियल की बात कर रहे हैं तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो जो नंबर ले रहे हैं हम वो क्या है, वो रियल नंबर है। और अगर उस नंबर के लिए हमारे पास, देखें, a sequence converges to a real number if and only if for each small epsilon greater than 0। एक बहुत छोटा नंबर लेना है आपने, एप्सिलॉन। मैंने नीचे इसकी मिसाल भी दी है, तो उम्मीद है वो डेफिनेशन वहां से समझ आएगी, लेकिन आपको अल्फाजों में बोलना आनी चाहिए इसकी डेफिनेशन जो है। तो वो डेफिनेशन क्या है कि एक सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगी किसी एक नंबर के ऊपर अगर हर एक एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करे। किस तरह से? कि जब हम उस सीक्वेंस की एक खास टर्म
वो जो सीक्वेंस आपने कन्वर्ज करवानी है उसके लिए एक इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए था n। फिर क्या देखना है आपने, उस इंटीजर की एक खास टर्म के बाद आने वाली तमाम टर्म्स जो हैं, अगर वो उस रियल नंबर से उनका डिफरेंस लें तो उनका जो मॉडुलस वैल्यू है, उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो क्या आ जाए, लेस देन एप्सिलॉन। ये क्या है, ये देखें जी, एक सीक्वेंस थी 1/n, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। हमें एक रियल नंबर चाहिए था जिसकी तरफ वो कन्वर्ज करेगी, जिसके ऊपर वो इकट्ठी होगी। आप सब बखूबी वाकिफ होंगे कि ये जो 1/n है ये किसके ऊपर कन्वर्ज हो रही है, जीरो के ऊपर। तो वो ए हमने ले लिया, जीरो। अब हमें एक स्मॉल एप्सिलॉन जो है वो चूज करना था, और वो एप्सिलॉन जो है वो जीरो से क्या होना चाहिए था, बड़ा भी होना चाहिए था। लिहाजा मैंने उसे क्या ले लिया, अपनी मर्जी से 0.1। फिर क्या हो, फिर एक ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, वो यहां पर मैंने लिया है कैपिटल N 99। तो फिर सीक्वेंस में उस इंटीजर लेने के बाद उससे जो अगली टर्म्स हैं, यानी कि जो 100 है, मिसाल के तौर पे n स्मॉल लिया आपने 100, अगर मैं इस टर्म को उस लिमिट से माइनस करूं तो देखें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.001। तो ये एप्सिलॉन से क्या आई है, लेस। क्यों, हमने एप्सिलॉन लिया था 0.1। इससे पता चला हमें कि ये जो सीक्वेंस थी हमारी 1/n, ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अब हम इसको जरा इजी वर्डिंग में देखें, क्या सीक्वेंस इज सेट टू कन्वर्जेस इफ इट्स टर्म्स अप्रोच अ सिंगल लिमिटिंग वैल्यू एज द इंडेक्स गोज टू इंफिनिटी। देखिए यहाँ पे इंडेक्स की बात हो रही है। मैंने अभी पहले बताया आपको कि सीक्वेंस में हमने एक तरतीब रखनी है, और उन तरतीब को जाहिर है फिर बताना होगा ना कि पहले कौन आ रहा है, दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, तीसरे पे कौन आ रहा है। तो हमें इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी, वो जो स्मॉल सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं आप उनके कदमों में। तो जैसे जैसे आपका इंडेक्स बढ़ता जाएगा आप सीक्वेंस में आगे जाते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप इंफिनिटी को अप्रोच करेंगे आपकी तमाम टर्म किसी एक खास नंबर को अप्रोच करना शुरू करेगी। तो अगर किसी सीक्वेंस में ऐसा हो तो ऐसी सीक्वेंस को आप क्या कहते हैं कि ये कन्वर्ज कर रही है उस पॉइंट पे। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी, और मिसाल भी मैंने आपको दे दी। अगला कंसेप्ट है आपका नेबरहुड ऑफ एक्स। तो अब ये नेबरहुड ऑफ एक्स यानी कि किसी एलिमेंट, रियल नंबर में किसी एक एलिमेंट का हमें नेबरहुड बताना है कि उसके हमसाए कौन है, उस एलिमेंट के करीब करीब वाले कौन है। तो देखें इधर भी हमें एक एप्सिलॉन चाहिए जो कि बहुत छोटा होगा। वो एप्सिलॉन आप जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, और बहुत छोटा होगा। तो आप वो ले लें 0.1। और मिसाल के तौर पे हम 5 के नेबरहुड बताने लगे हैं अब। तो 5 के नेबरहुड क्या होंगे, 5 से जस्ट रियल लाइन में थोड़ा सा पीछे और उससे थोड़ा सा आगे। यानी कि अगर मैं 5 में से 0.1 माइनस करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.9999 एंड सो ऑन। सिर्फ एक वन ही 0.1 वैल्यू ही तो माइनस हुई है, और अगर मैं उसमें एप्सिलॉन को प्लस करूं 5 में तो वो क्या आ जाएगा 5.01। तो देखें यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है हमने क्या, सेट एन एक्स। ये एन एक्स क्या है, ये नेबरहुड है उस एक्स का ऑफ अ रियल नंबर, इज अ नेबरहुड ऑफ रियल नंबर एक्स इफ एंड ओनली इफ वो नेबरहुड जो है वो कंटेन करे एक पॉजिटिव लेंथ, एक सेट को जिसका सेंटर क्या हो, एक्स हो। ये दूसरे अल्फाजों में मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखी है। इसको देखें जरा, यहाँ पे हमें एक्स का नेबरहुड चाहिए। तो एक्स का नेबरहुड कैसे निकालेंगे, हमने जस्ट ये रियल लाइन को आप देख रहे हैं, अभी हमने एक एप्सिलॉन चूज कर लिया, उस एक्स में वो एप्सिलॉन प्लस किया तो हम थोड़ा सा आगे चले गए। ये रियल लाइन को बहुत जूम किया हुआ है हमने, ठीक है जी, ये बहुत जूम किया हुआ है, ये हर एक एक नंबर को शो कर रहा है, रियल नंबर। तो एप्सिलॉन को जब हमने ऐड किया तो ये एक्स से थोड़ा सा आगे चले गए, और जब हमने उस एक्स में से एप्सिलॉन को माइनस किया तो वो थोड़ा सा पीछे चले गए। अब ये एक सेट बन गया। ये बात बात की है कि ये ओपन सेट है, क्लोज सेट है, कैसा होना चाहिए, अभी हम इन चीजों को जिक्र में नहीं ला रहे। हम अभी सिर्फ नेबरहुड को समझ रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो नेबरहुड है वो एक सेट होता है
और वो सेट कैसा होता है कि एक्स उसका वो एलिमेंट उस सेट का सेंटर होता है, वो उसके दरमियान में होता है। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये बात समझ आई होगी। अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन है इजी, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। हम आगे चलते हैं कि वाई वी यूज कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड, हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि हम नेबरहुड को स्टडी करें। तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है, नाम से ही जाहिर है, हमसायों को अगर आप जानना चाहते हैं तो ये बेसिकली किसी भी पॉइंट की जो उसके इर्द गिर्द क्लोजनेस होती है, उसके क्लोज में जो नंबर होते हैं, ये उनको निकाल के देता है आपको। और फिर जो प्रॉपर्टीज उस नंबर पे भी लग रही हो, वो प्रॉपर्टीज उसके नेबरहुड पे भी ऑटोमेटिकली अप्लाई होना शुरू होती हैं। इसकी मिसाल रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसे ले लें कि अगर बारिश मेरे घर पे हो रही है तो मेरे हमसायों पर तो लाजमी हो रही होगी ना। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बादल जो है वो सिर्फ मेरे ही सहन में जो है बारिश करे। तो जो प्रॉपर्टीज किसी एक नंबर पे फुलफिल होती हैं, एमसीक्यूज बनते हैं इस पर भी, तो वो उसके नेबरहुड पे ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाती है। अगर मैं एक नंबर के मुतालिक कोई प्रॉपर्टी बताऊं कि ये नंबर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो वो उसके नेबरहुड भी जो होंगे वो भी उसी प्रॉपर्टी के होंगे, वो इतना दूर नहीं चले जाना कि वो प्रॉपर्टी बदल जाए। ठीक है जी, तो ये बहुत जरूरी है कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को समझने के। अब आप बखूबी देखें, वाकिफ होंगे कंटिन्यूटी से, कि कंटिन्यूटी में कोई भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जब आप नेबरहुड की बात कर रहे हैं तो बहुत करीब करीब वाले नंबर ले रहे हैं, तो वो तमाम नंबर इसमें क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। इससे आप कंटिन्यूस की जो है वो डेफिनेशन को बासानी समझ सकते हैं। नेबरहुड से हम ओपन सेट्स को बासानी समझ सकते हैं, और लिमिट्स के कंसेप्ट को, कि ये लिमिट क्या होती है। ये साइंटिस्ट ने नेबरहुड्स के कंसेप्ट को यूज करते हुए फंक्शंस एंड सीक्वेंस को, उनके बिहेवियर को स्टडी करने में जो है वो काम लिया साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने। कैसे कि जो फंक्शन की वैल्यू उस एक खास पॉइंट पे थी, फंक्शन का बिहेवियर उसके नेबरहुड पे भी वही होगा। हमें ये इससे आसानी से पता चला। हम हर वैल्यू फंक्शन में पुट करके नहीं देखे, जो फंक्शन में पुट की वो वैल्यू उसके नेबरहुड पे भी फंक्शन का बिहेवियर वही होगा। मिसाल के तौर पे अगर एक्स के ऊपर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो एक्स के नेबरहुड पर भी फंक्शन क्या कर रहा होगा, इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्स पे फंक्शन डिक्रीज हो और एक्स के नेबरहुड्स पे फंक्शन क्या हो, इंक्रीज करे। तो जो खूबी एक्स के पास होगी वही उसके नेबरहुड में होगी। ठीक है जी, उसके बाद है जी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है अगर हमें एक नंबर ऐसा मिल जाए कि तमाम की तमाम सीक्वेंस उस नंबर पे क्या हो, कन्वर्ज हो। अभी हमने कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऊपर पढ़ी है। अ सीक्वेंस an where n is approaches to 1 to infinity is convergent, ये convergent कहलाएगी if and only if there is a real number a, कि एक रियल नंबर एग्जिस्ट करे a। किस तरह से कि ये जो सीक्वेंस है ए एन आपके पास, ये उस ए को क्या करे, कन्वर्ज करे। आसान लफ्जों में अगर मैं आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन बताऊं, नीचे लिखी भी हुई है कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी कोई लिमिट हो, वो क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। हम ये लिमिट की डेफिनेशन भी अब आगे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये वही बात है सेम ऊपर वाली, कि दिस मीन्स दैट एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कि जैसे जैसे एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, उस टर्म्स की जो उस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो करीब से करीब तर होती चली जाएंगी, वो सब इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी उस एक पॉइंट के गिर्द, और वो उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, ए का। तो जिस पॉइंट के गिर्द वो इकट्ठी हो रही होगी वही पॉइंट उस सीक्वेंस की लिमिट कहलाएगा। तो अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस दैट डज नॉट हैव अ लिमिट। बड़ी कॉमन सी बात आ गई कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होगी, जिसकी कोई लिमिट ना हो। यानी कि जैसे जैसे हम उस सीक्वेंस में आगे बढ़ें, हम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करें, तो उस सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो क्लोज ना हो रही हो, इकट्ठी ना हो रही हो किसी पॉइंट के गिर्द, बल्कि वो जो है वो स्कैटर्ड हो, बिखरी हुई हो, कोई और वैल्यूज आ रही हो, कोई बड़ा नंबर आ रहा हो, बढ़ रही हो टर्म्स। तो इस सूरत में वो जो सीक्वेंस है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी।
हाँ जी, आगे है जी आपके पास काशी सीक्वेंस। अच्छा, अब जो बेसिकली हमने एक थ्योरम पढ़ा था, इस डेफिनेशन से पहले ये बात जानना सबके लिए जरूरी है कि एवरी काशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, बट हर जो आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना जी, वो काशी नहीं होती। हर काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, लेकिन हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो काशी सीक्वेंस नहीं होती। तो ये बेसिकली एक फर्क है कन्वर्जेंट में और काशी में। और वो क्या है कि जैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसी भी एक नंबर को, जरूरी नहीं है कि वो नंबर 0 हो, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, वो 2.5 हो सकता है, वो 100,000 हो सकता है। तो किसी भी सीक्वेंस की लिमिट कोई भी हो सकती है। लेकिन काशी सीक्वेंस एक ऐसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है ये भी कन्वर्जेंट ही, जो काशी सीक्वेंस है ये भी कन्वर्जेंट ही है, लेकिन ये एक ऐसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है जिसका लिमिट पॉइंट जो है वो हमेशा 0 होता है। ये हमेशा 0 को ही अप्रोच करती है। तो अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें जो यहां लिखी है, वो ये है कि जैसे जैसे हम सीक्वेंस में आगे चलते जाएंगे, सेम देखिए डेफिनेशन वही है जो कन्वर्जेंस में हमने की थी, लेकिन यहां पर हमें वहां पे एक एन चाहिए था, एक खास टर्म चाहिए थी। यहाँ पे खास नंबर एन इंटीजर के बाद, उस कैपिटल एन के बाद हमें 2 नंबर्स चाहिए उस सीक्वेंस के। तो वो हमने लिए एम और एन। मिसाल के तौर पे अगर कैपिटल एन को 99 लिया है, तो अब अगली 2 टर्म्स ले रहे हैं हम 100 और 101, ये एम और एन वो हैं। तो जब हम एक खास नंबर के बाद उन सीक्वेंसेस को, उन डिफरेंस सॉरी सीक्वेंस की टर्म्स को क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं उनका, तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन से क्या आती है, छोटी आती है। आसान लफ्जों में एक खास इंटीजर के बाद उस सीक्वेंस की टर्म्स जो है वो 0 को अप्रोच करना शुरू करती है। हर 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से भी छोटा होना शुरू हो जाता है, वो तमाम की तमाम इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सीक्वेंस को आप क्या नाम देते हैं, काशी सीक्वेंस। मैं इस बात को दोबारा एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि इससे एमसीक्यूज बनते हैं और वो कंफ्यूजन होती है कन्वर्जेंट में और काशी में, कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है उसका लिमिट पॉइंट कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हमें पता चल गया है कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशी भी है, तब उसका लिमिट पॉइंट जस्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है जी। और वो क्या है, जब आप कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस की डेफिनेशन करेंगे उसमें आपको एक स्मॉल एन चाहिए, एक कैपिटल एन चाहिए। जबकि आप जब काशी सीक्वेंस की करेंगे तो कैपिटल एन के बाद आपको 2 टर्म्स चाहिए, तो एक टर्म का नाम दिया एम और एक को एन। काशी सीक्वेंस के पीछे आइडिया क्या है क्या, दोबारा से देखें जरा, कि इन अदर वर्ड्स a Kashi sequence is a sequence in which the terms become arbitrarily close to each other as the sequence progresses। बेटा ये अल्फाज आपको नेट पे नहीं मिलेंगे, मैंने बड़ी कोशिश की है इसके पीछे कि मैं ये आसान लफ्जों में, मेरी अब इंग्लिश इतनी ठीक नहीं थी, तो इसके बावजूद मैंने बड़ी इधर उधर से हेल्प लेके जो है ना ये तमाम जुमले लिखे हैं। तो जब मैं ये आपको लेक्चर के बाद पीडीएफ भेजूं, आप लोगों ने भी इसको जरा अच्छी तरह से जो है ना वो रीड करना है। तो ये क्या कह रहा है कि दूसरे लफ्जों में इसकी डेफिनेशन ही लिखी है कि जैसे जैसे हम सीक्वेंस में आगे जाते रहते हैं, जो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं वो क्लोज होना शुरू हो जाती हैं, वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। तो इसके पीछे जो आइडिया था वो कंप्लीटनेस था। तो ये जो आपका रियल नंबर वाला सेट है ये कंप्लीट सेट है, कंप्लीटनेस थ्योरम को भी जो है वो क्या करता है, होल्ड करता है। और ये नीचे इसकी यही बात लिखी है कि जब आप काशी सीक्वेंस में आगे जाते हैं तो उसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो किसको अप्रोच करना शुरू करते हैं, 0 को। लेकिन याद रखें वो 0 को अप्रोच करते नहीं है, 0 नहीं होते। ठीक है जी, ये बात भी अहम थी इसमें। 0 को अप्रोच कर नहीं जाएंगे, उनका डिफरेंस 0 हो नहीं जाएगा, लेकिन वो ऐसे नंबर्स होंगे कि जब आप उन 2 नंबर्स का डिफरेंस लेंगे तो वो 0
से थोड़ा सा बड़ा होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। एप्सिलॉन आपने पहले से ही छोटा लिया है, तो काशी सीक्वेंस जो है वो कभी भी जीरो को एग्जैक्ट पहुंच नहीं जाती। उसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर आप निकालें तो वो जीरो एग्जैक्ट नहीं आएगी, ठीक है जी, वो जीरो को अप्रोच कर रही हो। अब ये लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, इससे भी थोड़ा सा कंसेप्ट आपका ठीक होगा कि इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट द यूनिक नंबर टू विच इट कन्वर्जेस, एक सीक्वेंस जो है वो किसी एक यूनिक, जो यूनिक नंबर है वो उसकी लिमिट होती है। याद रखें कि किसी भी सीक्वेंस की जो लिमिट्स हैं वो यूनिक होती हैं, वो एक से ज्यादा नहीं होती। इस पर भी एमसीक्यूज आया हुआ है एक पेपर में कि अगर एक सीक्वेंस की लिमिट जो है वो L1 और L2 हो, तो नीचे ऑप्शन थे कि L1 और L2 में क्या जो है वो कंडीशन होगी। तो एक एमसीक्यू, एक ऑप्शन में था कि L1 जो है वो L2 से बड़ी होगी, L2 जो है वो L1 से छोटी होगी, L1 L2 के बराबर होगी, और चौथा ऑप्शन था कि L1 इज नॉट इक्वल टू L2, कि L1 बड़ी है, L2 बड़ी है, दोनों बराबर हैं या दोनों जो है वो बराबर नहीं है। तो आप इस पे सोच सकते हैं कि इसका ठीक जवाब क्या होगा। मैं लेक्चर के एंड में आपसे इस एमसीक्यूज का आंसर पूछूंगा कि एक सीक्वेंस की दो लिमिट्स हैं L1 और L2, उस दो लिमिट्स के दरमियान क्या रिलेशन होगा, क्या उनमें से एक दूसरे से बड़ी होगी, वो दोनों बराबर होंगी, वो दोनों बराबर नहीं होंगी। दूसरी डेफिनेशन है, चलें इस दूसरी डेफिनेशन से पहले जरा थोड़ा सा लिमिट पॉइंट को हम मजीद समझ लें। रियल एनालिसिस में a limit point of a set S of real number is a point X such that every neighborhood of X contains at least one point of S other than X। जिस भी आप सेट की बात कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे S आपका रियल नंबर है, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में क्या है, वो जिस लिमिट पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, देखिए लिमिट पॉइंट को आप क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं। क्लस्टर पॉइंट क्या होता है, वही एक्यूमुलेशन है बेसिकली। क्लस्टर पॉइंट वो होता है जिसके गिर्द हजूम लगा हुआ हो, मजमा इकट्ठा हुआ हो। तो अभी तो पढ़ के आए हैं हम कन्वर्जेंस में कि तमाम नंबर्स किसी एक नंबर के गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे। तो लिमिट पॉइंट बेसिकली वो क्लस्टर पॉइंट है जिसके गिर्द हमने इकट्ठे होना है, जिसके गिर्द हजूम ने इकट्ठे होना है। तो जब हम उस पॉइंट का नेबरहुड लेंगे, उस लिमिट पॉइंट का नेबरहुड लेंगे, तो उसमें उस एक्स के अलावा उस सेट के और एलिमेंट्स भी जो हैं वो आ जाने चाहिए, और कम से कम एक एलिमेंट तो लाजमी आए ना। ये भी आपने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी होंगी कि जिस पॉइंट के गिर्द आप इकट्ठे हो रहे हैं, जो आपका लिमिट पॉइंट है, अगर मैं उस पॉइंट का नेबरहुड निकालूं तो उस सीक्वेंस के, उस सेट के कम, तो ये जो सेट है एक एस, ये क्लोज्ड कब होता है कि जब इस सेट में उसके तमाम अकुमुलेशन पॉइंट पे आते हैं। अकुमुलेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जिसमें, जिसके गिर्द तमाम पॉइंट्स जो हैं वो इकट्ठे होना शुरू होते हैं। लिमिट पॉइंट में और अकुमुलेशन पॉइंट में सिर्फ एक फर्क है कि लिमिट पॉइंट के लिए उस पॉइंट, जो लिमिट पॉइंट बन रहा है या जो अकुमुलेशन पॉइंट है, उसका जब हम नेबरहुड ड्रा करेंगे तो लिमिट पॉइंट के लिए उसमें एक एलिमेंट आना चाहिए उसके नेबरहुड में कम से कम, और अकुमुलेशन पॉइंट वो होगा कि जिसमें उस सेट के इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जो हैं वो, या मैनी पॉइंट्स जो हैं वो उसके नेबरहुड में मौजूद होंगे। अगर कम से कम एक हो तो वो लिमिट पॉइंट होगा, और अगर बहुत सारे हों तो उस पॉइंट को हम एक्युमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये उम्मीद है कि फर्क समझ आ गया होगा लिमिट में और एक्युमुलेशन में। ये क्या फर्क है कि वो
लिमिट को हम क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं। तो जब उस पॉइंट का नेबरहुड ड्रा करें तो सेट के कम से कम एक एलिमेंट उस नेबरहुड में मौजूद हो। और अकोमोडेशन पॉइंट क्या होता है कि अगर हम उस पॉइंट के नेबरहुड ड्रा करें तो इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हों उस नेबरहुड में, तो दैट इज अकोमोडेशन पॉइंट। हमें ये लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट जो है ये हमारे लिए क्यों अहम है, तो बेसिकली इसके कंसेप्ट से हम क्लोज्ड सेट और कंपैक्ट सेट्स की डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि अगर किसी भी सेट के तमाम लिमिट पॉइंट्स उस सेट के अंदर ही मौजूद हों, उसके लिमिट पॉइंट्स उस सेट में ही मौजूद हों, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड कहते हैं। और एक सेट कंपैक्ट कब होगा कि अगर उसकी हर सीक्वेंस के पास क्या हो, उसकी हर सीक्वेंस की जो सब सीक्वेंस बनाए वो क्या बन जाए? कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस बन जाए। इसको हमने तफसील से भी पढ़ना है अभी। तो ये जस्ट जो है आपका यूज है इसके लिमिट पॉइंट का, कि इससे हम कंपैक्ट और क्लोज की डेफिनेशंस को समझ सकते हैं। तो क्लोज सेट वैसे क्या होता है? अगर तमाम लिमिट पॉइंट्स उसी सेट में हो। और कंपैक्ट क्या होता है कि उसकी हर सीक्वेंस के पास कम से कम एक जो है वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मौजूद हो, जिसकी लिमिट भी जो है वो दोबारा एस में होनी चाहिए, उसी सेट में होनी चाहिए। अब चूंकि सब सीक्वेंस का जिक्र आ गया, तो व्हाट इज सब सीक्वेंस? देखें, अब चूंकि इंडेक्स पे बात हो रही है, सीक्वेंस की जो तरतीब है वो डिपेंड कर रही है आपकी किसके ऊपर? उसके इंडेक्स के ऊपर। तो एक सीक्वेंस है AN 1 से इंफिनिटी। आप क्या करें, उस सीक्वेंस के कुछ टर्म्स जो हैं तरतीब के साथ वो उठा लें, यानी कि AN, और अब उसके भी सब्सक्रिप्ट में रखें K। मुझे नहीं आ रही, इसको क्या आ रही होगी? ये क्या बोल रही हैं? ये क्या लिया? क्या कह रहे? बाबा नहीं। क्या करना चाहते हैं? तो सब सीक्वेंस का जिक्र आ गया। तो अब सब सीक्वेंस क्या होती है? देखें, सीक्वेंस पे बात चल रही है तो ये तमाम की तमाम डिपेंड करती है इंडेक्सिस के ऊपर। तो हमने क्या करना है, उस सीक्वेंस में से कुछ एलिमेंट्स बिल तरतीब उठा लेने। अब उनको एक नया नाम देना है। मिसाल के तौर पे हमने उठाए थे A2, जो है वो A2, A3, A4, A5। अब क्या करें, उनको एक नया नाम दें कि A21, A32, A4, ये। तो ये अब नया एक क्या बनाना है आपने? एक नई सीक्वेंस बनानी है जो पिछली सीक्वेंस से ही उसका सबसेट है, उसी में से कुछ एलिमेंट्स लिए हैं और तरतीब से लिए हैं। तो लिहाजा वो उसकी क्या कहलाएगी? सब सीक्वेंस कहलाएगी। कि अब यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि एक सीक्वेंस थी आपके पास 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर की। अगर मैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या उठा लूं? ऑड उठा लूं तो, या इवन उठा लूं, तो ये दोनों उसकी क्या होंगी? सब सीक्वेंस होंगी। सब सीक्वेंस इंपॉर्टेंट क्यों थी? इसके कंसेप्ट हमें क्या काम आएंगे? तो ये भी बड़ी मजेदार बात है कि अगर एक सीक्वेंस जो है वो किसी एक लिमिट को कन्वर्ज कर रही है, तो फिर उस सीक्वेंस की हर सब सीक्वेंस उसी लिमिट को अप्रोच करेगी। ये फायदा हुआ हमें कि हम बहुत सारी सीक्वेंस को, मिसाल के तौर पे हमें नेचुरल नंबर की लिमिट पता है कि ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, डाइवर्जेंट है। तो अब उसकी हम जो भी सब सीक्वेंस उठाएंगे वो भी किसको अप्रोच कर रही होगी? इन्फिनिटी को। तो ये इसका फायदा हुआ कि हम उससे आसानी जो है वो लिमिट के मुतालिक बता सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। अब उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मोनोटोनिक सीक्वेंस या मोनोटोन सीक्वेंस भी कहते हैं। इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है। ऐसी सीक्वेंस जिसके तमाम एलिमेंट्स या जिसकी तमाम टर्म्स किसी एक खास नंबर से क्या हो जाए, सॉरी, इसको ऐसे कह लें कि सीक्वेंस चूंकि तरतीब से चल रही है, तो जो हर अगला एलिमेंट है आपका वो क्या हो? पिछले एलिमेंट से बड़ा हो। हर अगला एलिमेंट जो है वो पिछले एलिमेंट से बड़ा हो।
ये यहाँ पर बेटा गलत लिखा हुआ है कि बी एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी एन प्लस वन, जबकि यहाँ पे होना चाहिए बी एन प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी एन। तो ये डिक्रीजिंग की बेसिकली डेफिनेशन है कि डिक्रीजिंग में हर अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म से क्या हो, छोटी हो। तो वो डिक्रीजिंग की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझने के बाद मोनोटोनिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं जो या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। अगर वो इंक्रीजिंग है तब भी वो मोनोटोनिक है, अगर वो डिक्रीजिंग है तब भी वो मोनोटोनिक है। ठीक हो गई बात? तो इसका इस्तेमाल क्या है? मोनोटोनिक सीक्वेंसेस आर यूज्ड इन ट्रियल एनालिसिस बिकॉज दे हैव वेल डिफाइंड लिमिट। देखिए, जब हमें पता है ना कि ये इंक्रीज कर रही है और डिक्रीज कर रही है, अब इसके पास हमें लिमिट्स का हमारे पास कंसेप्ट पहले से मौजूद है। हमें पता है कि ये इंक्रीज कर रही है तो किस तरफ को जा रही है, अगर ये डिक्रीज कर रही है तो ये किस तरफ को अप्रोच कर रही है। तो हमें इसकी लिमिट्स का पहले से पता होता है। तो इफ अ सीक्वेंस इज नॉन इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो, देन इट कन्वर्जेस टू इट्स इन्फिमम। ये अपने इन्फिमम को अप्रोच कर रही होगी। अब ये भी कंसेप्ट्स हैं जो हम आगे जाके लेंगे। आपको आज पहले लेक्चर में सिर्फ ये बताना मकसद था कि हम किस तरह से इसको आगे इस्तेमाल करेंगे इन तमाम बातों को। सर ये ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। डेफिनेशन ओपन कीजिएगा। जी जी। जी जी सर, आवाज आ रही है? जी सर, बस ऊपर लिखना था डिक्रीजिंग सीक्वेंस, शो हुआ है? ठीक है। नहीं सर, मेरे पास नहीं अभी फिलहाल। चलें, ये बाद में करते रहेंगे सर, लेक्चर का टाइम कम है, डिस्कशन भी हमने उसके साथ चलानी है, क्वेश्चंस भी बच्चों ने पूछने हैं। तो ये मोनोटोनिक जो आपके पास सीक्वेंस है, ये यूज होती है दो तरह के थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए। एक तो नाम से ही मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है, जिसकी डेफिनेशन है कि ये जो रेड मैंने वो की हुई है, यहां से डेफिनेशन शुरू होती है कि हर बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इन द रियल नंबर्स कन्वर्जेस टू अ लिमिट। कि हर बाउंडेड मोनोटोनिक, मोनोटोनिक से क्या मुराद है, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो अगर एक बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस हो तो वो लाजमी तौर पर किसी ना किसी लिमिट को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और दूसरे थ्योरम में भी इस्तेमाल होता है इसका कंसेप्ट, वो है जी बोल्ज़ैनो वेरस्ट्रास थ्योरम। आपको बताता चलूं, ये बोल्ज़ैनो जो है ये रियल नंबर का जो है वो फादर भी है। स्टेट्स दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन द रियल नंबर हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। कि अगर कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस उठा लें जिसकी अपर बाउंड हो, लोअर बाउंड हो, तो उसके पास उसकी जो सबसीक्वेंस होगी कोई एक, वो कन्वर्जेंट भी होगी। तो ये इन थ्योरम्स का आगे रियल एनालिसिस में बहुत इस्तेमाल है। अब चूंकि बाउंडेड का जिक्र बार बार ऊपर आया है, तो हम जानते हैं कि ये बाउंडेड क्या होता है। बाउंडेड दो तरह का है, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो। अब यहाँ पर वो कंसेप्ट है कि अगर सीक्वेंस की तमाम टर्म्स किसी एक खास नंबर से छोटी हो जाए, सीक्वेंस की तमाम टर्म्स किसी एक खास नंबर से छोटी हो जाएं, तो ऐसी सीक्वेंस बाउंडेड अबव कहलाती है। सिमिलरली, अगर सीक्वेंस की तमाम टर्म्स किसी एक खास नंबर से बड़ी हो जाए, यानी कि वो नंबर जो है वो छोटा है। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि वो नंबर उस सीक्वेंस में मौजूद है भी या नहीं, वो सीक्वेंस से बाहर भी हो सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि एक नंबर ऐसा है कि जिसकी इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स उससे छोटी हैं, तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, क्योंकि हमें इसकी ऊपर वाली टर्म का पता है। इसी तरह अगर तमाम टर्म्स जो है वो बड़ी हो जाए और हमें नीचे वाला नंबर पता हो, तो हम कह सकेंगे कि ये बाउंडेड बिलो है। और ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, दोनों यक वक्त हो, ऐसी सीक्वेंस को आप क्या नाम देते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। जरूरी है कि वो बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए और बाउंडेड
अबव भी होना चाहिए। जी ये था जी आज का लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ नोट जरूर किया होगा, तो आप बारी बारी जो है वो अपने सवालात कर सकते हैं। अगर ये भी लेक्चर एंड होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 40 और 40 80 मिनट के दो लेक्चर, उसमें से भी हमारा टाइम काफी शॉर्ट होता है, तो 1.5 घंटा भी हम जो है वो कंप्लीट नहीं कर रहे।